देखो इधर नेक्स्ट अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल्स जो है कैटलिस्ट का काम कैसे करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के लिए ना क्या होता क्या एक्चुअल में, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के लिए कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, सपोज प्लेटिनम ले लिया, इसके सरफेस पे होते हैं फ्री वैलेंसीज, जैसे होल्स मान लो तुम। तो इसके होल्स में जाकर के ना कुछ एलिमेंट जैसे H2 है, मैं अगर तुम्हें नॉर्मल कंडीशन में कहूँ H2 इथीन की H2 के साथ रिएक्शन होती है कि नहीं, तो कहेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि एसएच का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना 435 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है, और इतनी एनर्जी का मतलब है 5000 केल्विन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम प्लेटिनम कैटलिस्ट में डालते हैं या निकल में या पैलेडियम में, तो एच के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे फंस जाते हैं अंदर, एच एच ये फंस गया, तो यहाँ जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है इनके बीच में। अब वो आसानी से टूट सकता है, अब वो आसानी से टूट सकता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं एक सरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे रिएक्शन हो सके, ऐसा करते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये इनके पास जो इनकम्प्लीट डी स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे और फिर रीएमिट कर देंगे वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज या फ्रीक्वेंसीज, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अवेलेबल हो जाती है। तो यही रीजन लिखते हैं इसके, हाउ ट्रांसमिटर्स एक्ट एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक तो है हमारा इंटरमीडिएट थ्योरी के थ्रू, जो तुमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था, इंटरमीडिएट थ्योरी के थ्रू। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो x प्लस वाई की रिएक्शन हो रही है, एक्स वाई, ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है 1 घंटे के अंदर। अब तुमने क्या किया, ट्रांजिशन मेटल को डाल दिया, एक ट्रांजिशन मेटल को डाल दिया विच इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। वो ट्रांजिशन मेटल जो है वो सी है, वो कैटलिस्ट, वो एक रिएक्टेंट के साथ जैसे एक्स के साथ एक बनाएगा इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट जो है एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से एक्टिव एनर्जी कम हो जाएगी। पहले रिएक्शन ऐसे जा रही थी, जैसे ये इंटरमीडिएट बन गया, जैसे ही ये इंटरमीडिएट बन गया, अब रिएक्शन ऐसे जाएगी। तो अब पहले तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी और अब सिर्फ इतनी देनी पड़ेगी। तो एक ऑल्टरनेट पाथ मिल गया, एक तो ऐसे जाएगी रिएक्शन अब, और दूसरा ऑल्टरनेट पाथ मिल गया विद लेसर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इस इंटरमीडिएट की वजह से। अब ये एक्स जो है दूसरे रिएक्टेंट को कंबाइन करेगा और बन जाएगा प्रोडक्ट जल्दी, जो प्रोडक्ट 1 घंटे में बन रहा था वो 1 मिनट में बन जाएगा। और कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। तो ये इंटरमीडिएट थ्योरी के थ्रू है। जो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस के थ्रू लिखा है वही तुम्हें पेपर में लिख के आना, वही तुम्हें पेपर में लिख के आना है। क्या करना है तुम्हें, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म बॉन्ड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ट्रांजिशन मेटल formed bond with one of the reactants, due to which an intermediate is formed, due to which an intermediate is formed with a lesser value of activation energy, and an alternate path is provided, and an alternate path is provided. Now this intermediate formed reacts with the other reactant, due to which product is formed more quickly, and the catalyst is regenerated in the reaction. Like this transmitter is active catalyst. ये पहला पॉइंट समझ आ गया सबको कि नहीं है? आ गया सर। सही है, ये तो तुमने पढ़ भी रखा होगा। दूसरा पॉइंट है, ट्रांसमिटर्स के पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होते हैं। ट्रांसमिटर्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट डी सबशेल होते हैं, इनका इनकम्प्लीट डी सबशेल्स हैं, जहां पे क्या कर सकते हैं, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं एनर्जी को और फिर रीएमिट कर सकते हैं, रीएमिट कर सकते हैं मतलब कि डिफरेंट एनर्जीज को, जो रिएक्टेंट्स को हमारे चाहिए होती है रिएक्ट करने के लिए, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रांसमिटल दे हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल्स, they have incomplete subshells d subshell, they have incomplete d subshells where they can absorb and re-emit, where they can absorb and re-emit wide range of frequencies or energy, and this makes the activation energy available for the reactants। सही ना? तो ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता भी है कि ट्रांजिशन मेटल जो है इनके पास, मैंने तुम्हें समझाया भी था ऊपर भी, यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल हैव लार्ज सरफेस एरिया, इनके पास लार्ज सरफेस एरिया है where they absorb the reactant। जैसे मान लो रिएक्शन हो रही है N2 + 3H2 gives 2NH3, ये आयरन के सरफेस पे होती है, या फिर 2SO2 + O2 gives 2SO3, ये V2O5 के सरफेस पे होती है। प्रोसेस तुमने पढ़े हुए हैं सारे ये, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 4 एग्जांपल दो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट की, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, 4 एग्जांपल हेटेरोजेनस कैटलिस्ट।
तो हेबर्स प्रोसेस हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, ऑस्टवेल्ड प्रोसेस हो गया, और एक और क्या, डीकॉन्स प्रोसेस। डीकॉन्स प्रोसेस कर रखी ना एग्जाम्पल चारों ये? यस सर, सरफेस में आपने करवाए थे। हाँ वो कर लेना जरूर। 7 एग्जाम्पल दे रखी है सरफेस में मैंने, वो सारी करनी है, होमोजेनस कैटलिस्ट और हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की। हेट्रोजेनस की 4 एग्जाम्पल वो इसमें भी है, डीएनएफ ब्लॉक में। हेट्रोजेनस की 4 एग्जाम्पल डीएनएफ ब्लॉक में, तो इसको जरूर कर लेना। सही ना, इसको जरूर कर लेना, हेट्रोजेनस की जो 4 एग्जाम्पल। अच्छा अब आ गया है तुम्हारा कि इसमें ट्रांसमिटल जो है, इनकम्प्लीट डी सब सेल्स वाला रीजन बताना फिर। कौन सा? सर इनकम्प्लीट डी सब सेल्स वाला। देखो ये है ना, खाली जगह होती है ट्रांसमिटल में, खाली जगह है ये, यहाँ पे ये खाली जगह है ट्रांसमिटल की बात। इनकम्प्लीट डिसब्शल है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा रिएक्टेंट से रिलेटेड, यस सर। आएगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी फिर। यस सर। तो जो आया एब्जॉर्ब की, आया तो एनर्जी रिलीज हुई, फिर जब दोबारा एमिट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब या री एमिट, ये होता रहता है इसके अंदर, खाली जगह होने की वजह से। खाली जगह होने की वजह से एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है, और जिसकी वजह से हमें रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है रिएक्टेंट्स की। ओके सर। अच्छा सी पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट है, वो मैंने क्या बोला कि ट्रांसमिटर्स के पास लार्ज सरफेस एरिया है, ये लार्ज सरफेस एरिया है वेयर दे कैन एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट। यहाँ पे रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, तो रिएक्टेंट को जब ये एब्जॉर्ब करेंगे तो अब ये रिएक्टेंट पास आ जाएंगे। जब ये पास आ जाएंगे तो इनके बीच में कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगी तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगी, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगी तो अब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, और उसकी कोई एफिनिटी नहीं होगी, उसकी कोई एफिनिटी नहीं होगी इसके सरफेस पे, इमीडिएटली ये बाहर निकल जाएगा, लीविंग द एरिया फ्री फॉर नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन। समझे कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आया था, हाउ V2O5 acts as catalyst, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, हाउ V2O5 acts as catalyst, तो क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, V2O5 has large surface area on which reactants are adsorbed, that is SO2 and O2, so collision between them become more frequent, products are formed more quickly and a faster rate, and at a faster rate। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। तो ये वाली चीज ध्यान रखिए इसके अंदर। फिर नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर, अब वो है कलर कम्प्लेक्सेस। कलर कम्प्लेक्सेस, एलॉय फॉर्मेशन, कलर कम्प्लेक्सेस वगैरह डिटेल में है ना टॉपिक। ये हमारा एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर ये कलर कम्प्लेक्सेस वाला टॉपिक है। मैं भी तुम्हें सिंपल ये बताता हूँ कि कलर कम्प्लेक्सेस बनाने का रीजन क्या है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे किसी के अंदर तो वो कलर शो करेगा, कलर शो करेगा। किसी के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। सही ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कलर शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ये लाइन याद रखनी। सही है। तो जैसे मैंने तुमसे बोला कोई भी एलिमेंट Mn2+ है, कॉपर 2+ है, कोबाल्ट 2+ है, या क्रोमियम 3+ है, जिंक 2+ है, स्कैंडियम 3+ है, आयरन 2+ है, आयरन 3+ है, निकल 2+ है। तो इसमें मैंने बोला कि कलर क्या है, कौन सा इसमें कलर्ड है, कौन सा कलरलेस, कौन सा कलर्ड है, कौन सा कलरलेस। तो इसमें हम सीधा देखते ही बोलेंगे Mn2+। सर Mn2+, कलर। इसमें D5 सॉरी कंफर्मेशन सर, आएगी, कलर कलर है कलर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बहुत लाइट पिंक होता है ये। लाइट पिंक क्यों है, इसका रीजन पता लगेगा डी ट्रांजिशन की वजह से। इनके कलर सबके किसकी वजह से है, डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इनके अंदर डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन। कॉपर 2+D9 है, एक अनपेयर्ड है, तो इसमें भी कलर आता है, ब्लू कलर होता है। कलर याद रखने हैं, ध्यान रखना। कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 2+, ये होगा आर्गन 3D7, तो इसका भी पिंक कलर है, लाइट पिंक। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, जो बता रहा हूँ ये तो जरूर याद करने हैं। क्रोमियम 3+, ये D3 कंफिगरेशन आएगा, वो T2G हाफ फील्ड वाला, तो इसमें ग्रीन कलर, इसमें ग्रीन कलर। जिंक 2+ आएगा, जिंक 2+ तो D10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा। स्कैंडियम 3+ D0 आ रहा है, तो ये भी कलरलेस हो जाएगा, कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Fe2+ आया तो ये D6 आ जाएगा, तो इसका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। और आयरन 3+ आ गया तो इसका ब्राउन कलर, D5 आएगा, इसका ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन, ब्राउन कलर। निकल 2+ आया, निकल 2+, देखो कलर ऐसा नहीं कि मैंने जो कलर लिख दिया यही कलर होंगे, चेंज भी होते हैं ये। जैसे निकल 2+ है, इसका D8 आएगा, इसका ब्राउन कलर भी लिखते हैं,
ग्रीन NiCl2 ग्रीन होता है, NiCl2 क्या होता है, ग्रीन होता है, तो इसका ब्राउन लिख दिया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राउन ही रहेगा, ग्रीन भी होता है। और ब्राउन और येलो तो इंटरचेंजेबली यूज होंगे, ब्राउन और येलो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तुम इसको एग्जांपल देके समझाया जाता है कि जैसे व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट पे अगर वो मिट्टी वगैरह लग जाती है तो वो इनिशियली क्या होती है, येलो होती है, हल्की बहुत येलोइश में आएगी, फिर कुछ टाइम के बाद जब वो लगी रहेगी तो फिर कुछ ब्राउनिश कलर आ जाता है उसमें। तो ये येलो और ब्राउन जो है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ये ध्यान रखना चीज। सही ना, ब्राउन और येलो इंटरचेंजेबली यूज होंगे। वाई नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो ऑन स्टैंडिंग, नाइट्रिक एसिड टूट करके क्या देती है, NO2 गैस, NO2 गैस ब्राउन होती है, उसको येलो भी बोल देते हैं। तो ये कलर जो आ रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएंगे, सही ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आएंगे। इसका क्वेश्चन एक और है कि कॉपर सल्फेट हमारा कलरलेस है, लेकिन कॉपर सल्फेट में जैसे ही ड्रॉप वाइज पानी गिरेगा ना, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये ब्लू कलर का हो जाता है। ये कलरलेस है क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, है तो इसमें भी कॉपर 2+। देखो डी ट्रांजिशन करने के लिए ना लिगेंड्स होने चाहिए साथ में, जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड आ गया। अब ये कोऑर्डिनेशन का प्योर क्वेश्चन। तो ये क्या है, जैसे डी ट्रांजिशन के लिए ये अगर पांचों डी जनरेट है तो कोई कलर नहीं आएगा, ये एक्चुअली टूटते हैं T2G और EG लेवल। T2G लेवल, ये EG लेवल, ये कब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये कब स्प्लिट होते हैं, जब इनके पास कोई लीगेंड आएगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल इज कमिंग एज लीगेंड, तो ये क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, इसको स्प्लिट कर देगा किसमें, दो लेवल्स में, T2G लेवल में और EG लेवल। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा ऊपर, यहां से ऊपर जाएगा तो, और ऊपर जाएगा, ऊपर लाइफ कम, नीचे वापस आ जाएगा, तो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, तो कलर रिफ्लेक्ट करेगा, फिर कुछ ये तो एनर्जी को एब्जॉर्ब। उस पे भी डिपेंड अब करता है ना कि लिगेंड स्ट्रांग है या फिर वीक है, क्योंकि स्ट्रांग होगा तो वो पेयरिंग भी डिटेल करा है देगा। नितिन, वो सब डिटेल है, बाद की बात है, मैं एक जस्ट हिंट दे रहा हूँ। सही है, तो ये जब डी ऑर्बिटल्स अगर डी जनरेट रहेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा। अगर ये स्प्लिट अप हो जाते हैं, स्प्लिट अप कब होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के आने की वजह से स्प्लिट अप हो जाएंगे, तो तब ये कलर शो करेगा। नीचे वाले लेवल को T2G लेवल बोलते हैं, ऊपर वाले लेवल को EG लेवल बोलते हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। सही है, तो यहां तक तुम लोग करके रखना भी, मैं इसको बाद में कराऊंगा आगे। कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस तक लगभग हमने कर लिया है यहाँ पे, सही ना। आगे हमारा एलॉय फॉर्मेशन है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है, ये सब करना है हमें, सही ना। फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, K2Cr27 और K1O4 की प्रॉपर्टीज आएंगी, और उनकी प्रिपरेशन आएगी, उनकी रिएक्शन आएंगी, वो तुमने कर रखी है पहले। फिर F ब्लॉक का थोड़ा बताऊंगा मैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उनकी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ तक पढ़ लेना। डी ब्लॉक लगभग लगभग खत्म हो चुका है, डी ब्लॉक, सही ना, इसको पढ़ लेना। और नेक्स्ट टाइम मैं टेस्ट लूंगा ओरल, अब नेक्स्ट टाइम मैं ओरल टेस्ट लूंगा इसका, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। नोट्स बना लेना जरूर इसके, सही ना, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, नोट्स जरूर बना लेना और टेस्ट प्रिपेयर कर लेना ताकि ये चैप्टर तैयार हो जाए ढंग से। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।